नमस्कार, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज। मैं हूं आपके साथ करण मल्लाका। कांवट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर निकाली विशाल रैली, प्रतिभाओं का किया सम्मान। कांवट कस्बे के निकटवर्ती ग्राम बापू बस्ती जुगलपुरा में स्थित सामुदायिक भवन में शुक्रवार को भारत रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी व नीम का थाना कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष दीपेंद्र लोनीवाल ने की। कार्यक्रम संयोजक सतपाल सिंह चौहान ने बताया कि बापू बस्ती जुगलपुरा में स्थित सामुदायिक भवन में शुक्रवार को प्रतिभाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी अवसर पर बापू बस्ती में स्थित तिराहे से जय भीम के जयकारे लगाते हुए डीजे की धुन पर सैकड़ों युवाओं द्वारा वाहन रैली भी निकाली गई, जो कि कांवट कस्बे के मुख्य मार्गों होते हुए वापसी बापू बस्ती में पहुंची। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी दीपेंद्र लोनीवाल, पूर्व प्रधान शिवदयाल पालीवाल, जुगलपुरा सरपंच कैलाश मीणा, कांवट सरपंच मीना सैनी, दयाराम पटवारी, बंधु टेलर, लालचंद खेरवा, रंगलाल स्वामी, काशीराम, सुनील चौहान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पानी नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको ये सुनकर कि चपरासी नहीं तो पानी नहीं। उस महान विभूति विश्व में जिन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक संदेश दिया, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता का, उस महान विभूति को मेरा सत सत नमन। साथियों, मैं मेरा उद्बोधन स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी कुछ पीड़ा है जो मैं आपको जाहिर करूंगा इसी मंच के माध्यम से। हम इस मंच पे आते हैं, ये आयोजक हमारा मान सम्मान करते हैं और हमारे पास में इतना वक्त नहीं होता कि हम यहाँ पे आधा घंटा एक घंटा बैठ जाएं। ये बहुत ही विचित्र बात है कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने की बात करते हैं, इन बच्चों को हम शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन हम इस मंच को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी एक न्यायप्रिय बात है। खैर कोई बात नहीं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मंचासीन अतिथि और इस कार्यक्रम को इस मोड़ तक लेकर आए उन आयोजक में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मान दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, एक नौजवान, एक पानी की बूंद अगर समुद्र में मिल जाए, एक पानी की बूंद अगर समुद्र में मिल जाए तो अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन एक महान नौजवान ने कहा कि उस पानी की बूंद की तरह नहीं कि अपना अस्तित्व खो दे। हम इस समाज में समाज की पहचान नहीं, एक व्यक्ति की पहचान बननी चाहिए। उस महान नौजवान की मैं बात करूंगा आगे। साथियों, बताऊंगा कि एक ऐसे परिवार से जन्म लेने वाले, जहां पे पढ़ाई की बात करना तो बहुत बड़ी बात थी, अगर पेट भरने के लिए खाना भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात थी। साथियों, एक ऐसा नौजवान जो पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए जिसने संघर्ष किया, जिसको भरपेट खाना नहीं मिला, मैं उसी नौजवान की एक छोटी सी कहानी बताता हूं। साथियों, पढ़ने के लिए रात दिन लाइब्रेरी में अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाला नौजवान चाहता था कि मैं विदेश में पढ़ाई करूं, लेकिन विदेश में पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, महंगी किताबें चाहिए। तो किसी दोस्तों की किताबें लेकर के पढ़ने वाले नौजवान को किसी दोस्त ने कहा कि जूनागढ़ के महाराजा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले, अच्छे अंकों से पास करने वालों को अपनी तरफ से पढ़ाई करवाते हैं विदेशों में। बाबा साहब ने किराए की किताबें मांग के, दोस्तों से किताबें मांग करके अच्छे अंक प्राप्त किए और जूनागढ़ के महाराजा के पास में गए। उन्होंने उन्हें लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया। उसी उपलब्ध 2-3 महीने राजशाही परिवार की तरफ से
उनका खर्चा वहन किया गया। लेकिन साथियों, धीरे धीरे उन चीजों में कमी आती गई। मैं बताना चाहूंगा कि उनके पास भी किताबें नहीं थी, और जब वो किताबें खरीदने गए तो उनके पास में इतने पैसे नहीं थे। वो पुरानी दुकान की किताबों की दुकान पे गए और उन्होंने वहां पे एक अर्थशास्त्र की किताब खरीदी। उनके पास में 10 पाउंड थे, उस 10 पाउंड में अर्थशास्त्र की किताब खरीद ली उन्होंने, और उस किताब को खरीदने के बाद में लंदन में एक सबसे सस्ते होटल में खाना खाने के लिए पहुंच गए, और उस रेस्टोरेंट में बैठे बैठे वो उसी अर्थशास्त्र की किताब को पढ़ने लगे। एक वेटर था जो थाली में खाना लेकर के खड़ा था। जब किताब से ध्यान हटा और उन्होंने उस वेटर की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए वेटर ने बोला कि सर खाना। अब बाबा साहब के सामने ये बात आई कि मेरे पास में जो 10 पाउंड थे उसकी तो मैंने किताब खरीद ली, अब मैं खाना खाने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मैं कैसे खाना खा पाऊंगा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए वेटर से कहा कि माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था, आज मेरा व्रत है। उस बाबा साहब ने पहली बार झूठ बोला। वो नौजवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, उन्होंने पहली बार झूठ बोला, लेकिन उनकी आंखों में निश्चलता और उस झूठ के लिए पछतावा था। साथियों, विषम परिस्थितियां हो सकती हैं, विषम परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य है तो आपको महान बनने से कोई देश की कोई भी परिस्थिति या आपके परिवार की कोई परिस्थिति, आपकी गरीबी अमीरी, कोई भी आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है। मुझे नहीं लगता कि उस जमाने में जब चपरासी नहीं आता था तो बाबा साहब को पानी नहीं मिलता था और वो दिन भर प्यासे रहते थे। उस जमाने में 32 डिग्रियां लेकर के जिन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया, आज के हिंदुस्तान में आज ये बच्चे बैठे हैं, मीडियम परिवारों के बच्चे की बात कर लो। उस जमाने में जो महाराजाओं को जो सुविधाएं मिलती थी, वो सामान्य आदमी को सुविधाएं मिलती है। दूसरी बात, इसी समाज में इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, जो IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, इसी संविधान को आड़ में, इसी बाबा साहब के अधिकारों की वजह से। लेकिन विडंबना की बात है कि जब वो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, तो गांव में स्वामणी करते हैं, एक गाड़ी खरीद के लाएंगे तो मंदिर में पूजा करवाने के लिए लेके जाएंगे, लेकिन वो संविधान की बात नहीं करेंगे। वो भूल जाएंगे कि मैं आज ये सब कुछ हूं उसी संविधान की वजह से। साथियों, आज पढ़ाई को लेकर के अभी एक भाई साहब कह रहे थे, मैं उनका नाम भूल गया, कि NGO बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो आपको शिक्षा के लिए आपकी मदद करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं को मैं भी जानता हूं, तो उन बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिल पाए जिनके परिवार ईंट भट्टों पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी है, उन बातों को, उन संस्थाओं के नाम को और उस संस्थाएं क्या मदद कर सकती है, ये बात पहुंचाने का काम भी उन संस्था के जो प्रतिनिधि हैं उनको करना होगा। मेरे अग्रज बड़े भाई भुवनेश मीणा जी भातवाड़ी, उन्होंने बहुत सारी बातें करी और मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा क्योंकि मैं भुगतभोगी हूं। आज लोग बात करते हैं, अभी एक मीडिया ने मेरे से पूछा जयपुर में 2 अप्रैल को कि आप आरक्षण का विरोध करते हैं, अगर दूसरे समाज को आरक्षण मिल जाए तो आप उसका विरोध करते हैं। मैंने एक ही बात कही कि हमें दूसरे के अधिकारों से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर बात हमारे आरक्षण पे आती है तो मैं आवाज उठाऊंगा। बात मेरे अधिकारों पे आएगी तो मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मुझे आरक्षण 50 साल से मिला है। क्या मैं पूछ नहीं सकता जिन्होंने 5000 साल से आरक्षण का मजा ले रहे हैं, उनसे क्या मैं सवाल नहीं कर सकता
मजा ले रहे हो। अरे हमें 50 साल से आरक्षण मिला है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे। मंदिर में घंटा आप बजाएंगे, मैं कहता हूं खुले मन से, मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन आज मेरे आरक्षण से सबको तकलीफ है। क्यों तकलीफ है भाई? मैं भुगत भोगी हूं। मेरी बड़ी सिस्टर एक गांव में सेवा करने के लिए मेडिकल में जाती है, नागौर के जायल तहसील में, उसको किराए का मकान नहीं मिलता है। मैं इसी 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, मैं बाबा साहब के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। उसको किराए का मकान नहीं मिलता। सरपंच और बहुत सारे जो गांव के प्रतिनिधि ये बात करते हैं कि ये जो लड़की है ये मेघवाल समाज से आती है, और वही लड़की उस समाज, उस पूरे गांव को दवा दारू देने के लिए जाती है, बीमार आदमी की सेवा करने के लिए जाती है, और किराए का मकान नहीं मिलता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको, एक ऐसा मकान जिसमें चूना झड़ रहा है, जैसे कोई गांव में कोई अछूत होता है और बाहर से आता है और उसको गांव के बाहर कोई मकान किराए पे दे दिया जाता है, ऐसा मकान किराए पे दिया गया। तो मैं क्यों ना बात करूं, क्यों ना मेरे अधिकारों की बात करूं, क्यों ना मैं मेरे आरक्षण की बात करूं। साथियों, इस बात में कोई संकोच नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसलिए जब भी बात संविधान की आती है, आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में लोग कहते हैं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन इस बात को कहने में भी हर्ज नहीं करता कि जो लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो SC ST वर्ग है, जिसके दम पे आप 56 इंच का सीना बना लेते हैं और फिर उसी के साथ में मिलकर के आप हिंदू और मुस्लिम का गीत गाते हैं, ये कहां तक जायज है? आज देश कहां पहुंच गया? हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी की, बात कर रहे हैं हम अलग अलग भारत में। आज हमारे पास में ये, अरे बात उसको करो, उस बात को करो, उसको सच्चाई के पटल पे लेके आओ और अपने दिल और दिमाग को संतुलन करके ये बात कहो कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं। साथियों, अभी 2 अप्रैल को, अभी खैरवा साहब चले गए, बल्कि जाना नहीं चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि 2 अप्रैल को जयपुर में महापंचायत के माध्यम से क्या गलत था? अगर किसी को MLA MP बना दिया गया, हमारे समाज ने चुन करके उसको MLA बना दिया, उसको MP बना दिया, ताकि वो हमारी आवाज को संसद में उठा सके, विधानसभा में उठा सके। लेकिन जब वही आदमी मंच पे आकर के उसी आम आदमी की तरह बात करता है कि हमें ऐसा करना होगा, हमें ऐसा करना होगा, लेकिन उन लोगों से आप पूछिए कि आपने विधानसभा में कितनी बार आवाज उठाई? उन लोगों से पूछिए आप कि हमने तो हमारा फर्ज अदा कर दिया। और फर्ज क्या है साथियों? फर्ज यही तो है ना, हम चुन करके हमारे बीच में से किसी आदमी को संसद और विधानसभा में भेज दें ताकि वो हमारी आवाज बन सके। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर विधानसभा में वो आदमी बोल नहीं सकता, संसद में हमारी आवाज उठा नहीं सकता, तो फिर दोबारा से चुनाव के टाइम पर आकर के हमसे सहमति लेने की कोशिश करते हैं। नहीं साथियों, हमें ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जिस, मैं बताऊंगा कि उसी 2 अप्रैल को एक ऐसे महानुभाव आए जिन्होंने राज्यसभा का पद भी त्याग कर दिया इस समाज के लिए। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनके पास में 2 ही रास्ते थे, या तो राज्यसभा का सदस्य बन जाओ या फिर आप निष्कासित हो जाओ। उन्होंने क्या कहा कि राज्यसभा के पद का लालच नहीं है, मैं इस समाज की जब सेवा करूंगा तो मुझे उससे भी बड़ा सम्मान मिलेगा। मैं उस महान विभूति को नमन करता हूं। एक वाल्मीकि समाज से वहां पर आए थे, मैं उन लोगों को आदर्श मानता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए त्याग में लगा दिया। लेकिन आज बात आती है कि हम पढ़ लिख करके, जिनके इतिहास के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम पढ़ लिख करके, मैं मानता हूं कि उन्होंने भी विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करी होगी, लेकिन जहन से ये बात निकल जाती है कि मैं वैसी परिस्थितियों में पढ़ करके यहाँ पहुंचा हूं, तो मेरा ये जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे भाई का लड़का, मेरे परिवार में, मेरे समाज का गरीब लड़का या किसी भी समाज से कोई गरीब लड़का है, उसको मैं मेरे बराबर 1 नहीं 10 नहीं तो कम से कम 1 को तो खड़ा करूं। यह उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि मेरा ही बंगला बने, मेरे ही बच्चे डॉक्टर बने और समाज में मेरे को अलग से दर्जा मिले कि देखिए मैं इस पद पे हूँ और मेरे पास में सुख सुविधाएं हैं। नहीं, ये गलत बात है। इस विचारधारा में हम रहेंगे तो हमारे से जो नीचे हैं, हमारे से जो दबे कुचले हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, हम उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। अगर सोचिए, बाबा साहब अगर ऐसा सोचते तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिग्री लेकर के बैठे थे। उन्होंने क्यों इस समाज के लिए त्याग किया सब कुछ। मैं बताना चाहूंगा, अभी भाषा की बात चल रही थी। विश्वास नहीं होता आपको कि जब नेहरू जी के और बाबा साहब के आपस में विचारों का आदान प्रदान हो रहा था संस्कृत भाषा में, तो बाबा साहब की संस्कृत कि एक दलित का बच्चा और इतनी अच्छी संस्कृत बोल रहा है। साथियों, बताना चाहूंगा कि हमारी संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था, लेकिन उस वक्त राजनीति का शिकार हो गई। बहुत सारे यहाँ पे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उनको इस बारे में पता होगा। साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन हम ये जो प्रोग्राम करते हैं, ये जो आयोजन करते हैं, ये प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं। समाज को, या हम सर्व समाज की बात कर ले, किसी को भी जो बाबा साहब के विचारों से सहमत है, उनको हम यहाँ एकीकृत करते हैं। साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा कि इसका विचार करना होगा कि हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते हैं। हम सिर्फ 14 अप्रैल मनाने के लिए इकट्ठे नहीं होते। यहाँ से हमें संदेश लेकर जाना होगा। हमें उनके आचरण को, उनकी किताबों को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। जब तक हम बाबा साहब के विचार, उनके आचरण, हमारे परिवार में जो नन्हे मन्ने बच्चे हैं, जो अभी उनका भविष्य डेवलप होने वाला है, या जिनकी शिक्षा का धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो रहा है, हम जब तक बाबा साहब के विचार उनको नहीं बताएंगे, जब तक उनको उनका संघर्ष नहीं बताएंगे, तब तक उनका हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत हो, लेकिन मानसिक दृष्टि से तभी विकास हो पाएगा जब वो ये समझ पाएंगे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने कितनी तकलीफें झेल करके हमें यहाँ तक, ऐसी महान विभूति ने हमें बोलने का अधिकार दिया, और हम सार्वजनिक मंच पे आज अपनी बात को रख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि बुले जी ने कहा था, बड़े जोर से कहा था, उस बात को कतई नकारा नहीं जा सकता। जिसने झेला है वो जानता है। मैं आज भी आपको बता दूं, आप चले जाइए, बाड़मेर चले जाइए, पाली चले जाइए, जैसलमेर के उन इलाकों में चले जाइए जहां आज भी शोषण होता है, जहां आज भी इक्वलिटी की बात करने पे, उनको मुच्छों के ताव लगाने पे उनको जान से मार दिया जाता है। मटके में पानी पीने पे उनको जान से मार दिया जाता है। अगर हमने इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करके संगठित नहीं हुए तो ये बार बार यहाँ पे दो विचारधारा के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, और हमारी विचारधारा को कुचलने के लिए उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसलिए हमें एक होना पड़ेगा। एक होकर के हमारे बच्चों को 2018 में 2 अप्रैल को जो केस लगे थे, मेरे से पूछा था एक पत्रकार ने कि आपकी सरकार है। मैंने कहा नहीं, यह आपका सवाल गलत है, यह आपका सवाल गलत है। सरकार मेरी नहीं, सरकार तो लोगों की होती है, लोग बनाते हैं। लेकिन अगर हमने इतने सारे सांसद चुनकर के भेज दिए और वो विधानसभा में उनकी रिहाई के लिए उनके ऊपर जो केस लगे उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, इसमें सरकार वही सरकार है जिनको हमने चुन के भेजा है। मेरी सरकार नहीं, मेरा समाज पहले है। कहां से मुझे त्याग पत्र देना होगा, मैं त्याग पत्र दूंगा। जहां पे समाज की बात आएगी मैं समाज के साथ लगूंगा। साथियों, आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। प्रोग्राम के संयोजक सतपाल जी चौहान, आपके जुगलपुरा के सरपंच कैलाश जी मीणा, घासीराम जी घसीपरा, हमारे बीच बुद्धराम जी टेलर साहब, और भी बहुत सारे जो आयोजक जिन्होंने
अपना समय दे करके मेहनत करके इसका प्रारूप बना करके और मैं कहता हूं, आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो आपका है, मेरे ख्याल